केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 2। लास्ट टाइम हम लोग सोडियम एलिमेंट जो है इसकी प्रिपरेशन देख लेते और इसके लिए हम लोगों ने डाउन सेल को डिटेल में डिस्कस किया था और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होता है हम उस पूरे प्रोसेस को हमने देखा था। इसके अंदर हमने देखा था कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट था ना, इलेक्ट्रोलाइट, ये आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था? इसमें आपके पास सोडियम क्लोराइड फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर आपके पास एज इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है। और उसके अंदर आपने कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शंस में आपके पास सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस आपके पास जनरेट हो रही थी, ठीक है। आज का जो लेक्चर है ना, जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम सोडियम की एक्सट्रैक्शन पढ़ी थी, आज के लेक्चर में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और सोडियम का कंपाउंड है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे प्रिपेयर होता है और इसके क्या इन्स एंड आउट्स हैं। आपके पास सबसे पहले तो हम थोड़ी मजे मजे की बातें कर लेते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये हम बना क्यों रहे हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में या सोडियम में ऐसा क्या है कि इसको हम ये आपको इस लेवल पे सेल्स पढ़ा रहे हैं। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, मैं अभी इंटरनेट पे देख रहा था कि यूएस के अंदर ना सिर्फ एक साल के अंदर 15 मिलियन टन इतनी प्रोडक्शन होती है हर साल यूएस के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। और जो आपके पास क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस की भी ऑलमोस्ट 10 to 15 मिलियन टन, 10 to 15 मिलियन टन, ठीक है। और एक टन 1000 kg के बराबर होते हैं और 1 मिलियन आपके पास 10 लाख के बराबर होते हैं। तो आप ये अंदाजा कर लो कि ये आपके पास कितना ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आपके पास क्लोरीन गैस है ना, ये आपकी जो टोटल इंडस्ट्री है उस पर जो टॉप 10 एलिमेंट, टॉप 10 प्रोडक्ट्स है ना इंडस्ट्री की, वो आपके पास ये हैं। और किसी भी आप डेवलप्ड कंट्री की बात करो तो वो ये आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आपके पास क्लोरीन गैस। अब जरा हम आते हैं कि ये क्यों करते हैं, मतलब ये आई डोंट थिंक कि यूएस वाले इतने पागल होंगे कि इतना वो अरबों में इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो लोग? सबसे पहले तो हम बात स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके क्या आपके पास यूजेस होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना आपके पास, ये आपकी पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। कहाँ पे? पेपर इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री में किस काम के लिए? आपको आइडिया होगा, पेपर आपने हमेशा बचपन से सुना होगा कि कागज किस चीज से बनता है? कागज किस चीज से बनता है? कागज बनता है लकड़ी से, यही सुना होगा आपने। लकड़ी से कागज कैसे बन जाते हैं? क्या उसको पीसते हैं लकड़ी को? पहले लकड़ी का पीस लेके छोटा सा इस तरह का, और फिर उसको क्या करते हैं कि उसको पीसना शुरू कर देते हैं, वो फिर लकड़ी बन जाती है। क्या ऐसे ही होता है? नहीं, लकड़ी जो होती है पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लकड़ी किस चीज की बनी हुई होती है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग बायोलॉजिस्ट तो नहीं है, तो हम लोग सिर्फ ये देख लेते हैं कि लकड़ी का जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें क्या अपना रोल प्ले करता है। ये है आपके पास लकड़ी का स्ट्रक्चर, ये आपके पास एक वुड सेल है, ठीक है। आप इसको अगर एक या नैनोमीटर के स्केल पे देखना शुरू करते हो और काफी अंदर आप चले जाते हो तो आप इन चीजों पे गौर करो। ये जो आपको स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही है ना, ये बेसिकली आपके पास सेलुलोज है, ठीक है, सेल्यूलोज। और ये आपके पास सेल्यूलोज के फाइबर्स हैं। आपके जो सेल्यूलोज के फाइबर्स हैं ना, ये आपस में बाउंड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं किस चीज से? लिग्निन से, जो कि आपके पास एक कंपाउंड है, बायोलॉजिकल कंपाउंड है, जो आई थिंक हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर लिग्निन को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सेल्यूलोज फाइबर्स जो आपके हैं ये लिग्निन से जुड़े हुए होते हैं। और अगर आप ऐसा करो कि इस लकड़ी के अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, तो होता यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। तो ये पता है क्या करेगा कि ये जो आपका लिग्निन है ना, ये लिग्निन के बॉन्ड्स को तोड़ देगा इस फाइबर के साथ से, और होगा ये कि आपके फाइबर्स अलग हो जाएंगे। और ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये बाद में फिर पेपर बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो आपकी पेपर इंडस्ट्री, आपको पता है किसी कंट्री की जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है ना, उसमें आपकी पेपर इंडस्ट्री शामिल है, ठीक है। तो पेपर इंडस्ट्री के लिए सबसे मेजर रोल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फिर आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तो पेपर इंडस्ट्री में यूज हो गई। सेकेंडली ये कहाँ पे आपकी यूज होती है? ये आपकी सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। आपने एक प्रोसेस अपने मैट्रिकुलेशन के अंदर भी देखा होगा, स्पॉनिफिकेशन का, जिसके अंदर आप क्या करते थे कि आप कोई फैट्स लेते थे, ठीक है, फैट्स या ऑयल्स आप लेते थे और उनके अंदर आप
वेजिटेबल फैट, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह के अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते थे और आपके पास लॉन्ग चेन्स में आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते थे जो मुख्तलिफ आपके पास होते थे। फॉर एग्जांपल स्टेरिक एसिड आपके पास होता था और साथ में आपका ग्लिसरॉल प्रोड्यूस होता था। और ये जो आपके दो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें देखो सोप मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसके अलावा आप सोप के अलावा डिटर्जेंट्स, जब आप ये जो फैट्स के अलावा आप और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हुए डिटर्जेंट्स को भी इसी तरीके से मैन्युफैक्चर करते हो। आप देखो यानी इंडस्ट्री के अंदर बड़ा मेजर रोल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। इसके अलावा जो क्लोरीन गैस है, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्लोरीन कहाँ पे यूज होती है। सबसे पहले तो क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती है, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर पानी को साफ सुथरा करने के लिए, और आपको पता है कि ये क्लोरिनेटेड वाटर हम लोग अमूमन यूज कर रहे होते हैं। सेकेंडली क्लोरीन यूज होता है, आपको पता है इथीन का फार्मूला क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। इन फॉर डबल बॉन्ड और दो हाइड्रोजन यहाँ पे और दो हाइड्रोजन यहाँ पे। अब अगर मैं दोनों तरफ को या किसी एक तरफ को ऐसा करूं, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक क्लोराइड आयन लगा दूं, तो ये जो मेरे पास बना है ना, इसको हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड। और ये जो विनाइल क्लोराइड होता है ना, इसके आपके पास जो लंबी लंबी चेन्स होती हैं उसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब पॉलीमर्स वगैरह को हम देखेंगे। तो आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, ये बड़ी काम की चीज है। और बेसिकली आपका इथीन से मैन्युफैक्चर होता है। पहले आप उसको क्लोरिनेशन करते हो उसकी, फिर आप क्लोरिनेशन करने के बाद उसके पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रेफर करते हो। और पॉलीविनाइल क्लोराइड फिर आपका, आपने सुना होगा पीवीसी के पाइप्स होते हैं। पीवीसी के सिर्फ पाइप्स ही नहीं होते, आप इस पीवीसी जो मटेरियल है ना, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। इससे आप अमूमन जो आप वायर्स यूज करते हैं ना घरों में, तो वायर्स की जो ऊपर कोटिंग होती है, ये जो वायर्स की ना ऊपर एक कोटिंग सी लेयर सी लगी हुई होती है, ये आपकी इसकी मिली हुई होती है। और साथ में आपके जो आजकल ना फ्लोरिंग के लिए भी यूज हो रहा है, फर्श के ऊपर ना लोग पूरी पूरी एक लेयर पीवीसी की बिछवा देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अमूमन ये रेनकोट्स वगैरह का जो नॉर्मल मटेरियल होता है ना, रेनकोट्स जो होते हैं, ये भी आपके पीवीसी मटेरियल के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है इसके बाद। इसके अलावा आपका जो क्लोरीन है, ये कहाँ पे यूज होता है, ये आपने सुना होगा कि आप अगर CH4 का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ तो ये CH3Cl और साथ में HCl, और फिर आपने सुना होगा कि आगे फिर अगेन CH2Cl2 बनाता है, फिर ये CHCl3 बनाता है जो कि आपके पास क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है। और फिर आप इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस करते हो। ये बेसिकली क्लोरिनेशन होती है हाइड्रोकार्बन्स की, सिंपल, ठीक है। तो इससे बड़े काम के आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये इंडस्ट्री के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो ये आपके पास है हाइड्रोजनेशन। और एक और बहुत मेजर यूज क्लोरीन का आपका एज अ ब्लीचिंग एजेंट है। क्लोरीन आपकी ब्लीचिंग में यूज होता है, ठीक है, कलर एब्जॉर्ब करता है ये, तो इस वजह से भी ये बहुत ही काम की चीज है। अब हम देखते हैं कि कोई ऐसा प्रोसेस अगर हो जाए, कोई ऐसा प्रोसेस जो मतलब ये दोनों काम इकट्ठे कर दे, क्लोरीन भी हमारी मैन्युफैक्चर हो जाए और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मैन्युफैक्चर हो जाए, तो वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस है जो आप आज पढ़ोगे, ठीक है। और उस प्रोसेस का नाम है आपके पास डायाफ्राम सेल, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था कि लास्ट टाइम आपके पास क्लोरीन एज अ बाय प्रोडक्ट निकली थी ना डाउन सेल के अंदर से, इसी तरह डायफ्राम सेल के अंदर से भी क्लोरीन निकलती है। अब डायफ्राम सेल में आपके पास ये होता है कि आपके पास जैसा नॉर्मली हर सेल के अंदर होता है एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस करते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट डायफ्राम सेल के अंदर आप ऐसा यूज करते हो कि अगर तो आप सिंपल सोडियम क्लोराइड यूज करोगे ना, तो सोडियम सेपरेट हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं बनेगा ना। तो आप इसमें चाहते हो कि साथ वाटर भी, यानी उसमें आपने प्योर सोडियम क्लोराइड यूज किया था ना, नमक यूज किया था, इसमें आप थोड़ा सोल्यूशन इस्तेमाल करते हो। सोडियम क्लोराइड का जो वाटर का सोल्यूशन होता है ना, हम उसको कहते हैं ब्राइन। तो हम इसमें यूज करते हैं ब्राइन एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो अब टोटल आपके पास फिर उसमें क्या होता था कि सोडियम के आयंस होते थे, क्लोराइड के आयंस होते थे, हाइड्रोनियम आयंस होते थे आपके पास, और साथ हाइड्रोक्सिल आयंस भी, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये दो आयंस आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। पहली चीज तो आपके पास सिंपली ये हो गई इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी चीज आपके पास कैथोड और एनोड होते हैं, ठीक है। कैथोड इस केस में ना आप यूज करते हो स्टील का, ठीक है, स्टील या आयरन कैथोड आप इसका यूज करते हो, ठीक है। और कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन। और तीसरी चीज आपके पास होती है एनोड। और एनोड आप किस चीज का इस प्रोसेस में यूज करते हो, एनोड आप यूज करते हो कार्बन का, ये ग्रेफाइट का,
ठीक है, ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं और कुछ केसेस में टाइटेनियम का भी यूज करते हैं। ठीक है, जो आपके बुक में मेंशन है वो ग्रेफाइट के एनोड के साथ है। ठीक है, और एनोड में आपके पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जो लास्ट प्रोसेस था ना वो तो समझना बड़ा सिंपल था कि उसके अंदर आपके पास था ही सिर्फ सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम कहां जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा, क्लोरीन कहां जाएगा, एनोड पे चला जाएगा, क्लोरीन क्लोराइड उसमें चेंज हो जाएगा क्लोरीन गैस में, और सोडियम आइंस जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे। यहां पे थोड़ा सा मसला बन गया। मसला क्या बना है कि अब कैथोड पे भी आपके पास दो चीजें आ गई हैं, एक सोडियम आइंस और दूसरा आपके पास वाटर। और इसी तरीके से एनोड पे आपके पास दो चीजें आ गई हैं, एक क्लोराइड आइंस और साथ में आपके पास हाइड्रोक्सिल आइंस। ठीक है, अब हमें यह देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा पहले रिड्यूस होगा और कौन सा पहले ऑक्सीडाइज होगा। और ये चीज हम कैसे चेक करते हैं, यस बिल्कुल, ये हम लोग ईएमएफ सीरीज से चेक करते हैं। ठीक है, वैसे तो आप ये सोच रहे होगे कि इसका तो वैसे रट्टा भी लगाया जा सकता है कि इसमें ये सोडियम उधर चला जाएगा, इधर हाइड्रोक्सिल उधर चला जाएगा, जो भी होगा। लेकिन आप इसको अगर कंसेप्चुअली समझोगे ना कि इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन कहां पे जाएगा, तो आपको ज्यादा बेहतर याद रहेगा। ठीक है, आपके पास हमने अब कंपैरिजन करना है सोडियम का और साथ में वाटर का, और हमने देखना है कि इसमें से कौन सा जल्दी रिड्यूस होगा। रिडक्शन पोटेंशियल हम देखना चाह रहे हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आप जितना ऊपर होते हो ना उतना आपका रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है। ठीक है, यानी जल्दी रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, अब हमें सिंपली ये देखना है कि सोडियम ऊपर है या वाटर ऊपर है। ठीक है, सोडियम तो देखो कि बहुत ही नीचे है, इसका मतलब है कि सोडियम बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, नॉट रिड्यूस्ड, नॉट रिड्यूस्ड। ठीक है, हम तो रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वाटर आप ढूंढो कहां पे, ये है आपके पास वाटर। तो वाटर आपके पास बेसिकली चला जाएगा कहां पे, कैथोड के पास, वहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात बड़ी क्लियर हो गई यहां से कि जब आपकी अगर दो चीजें हो ना सोल्यूशन के अंदर, एक सोडियम आइंस हो और दूसरा वाटर हो, तो होता यह है कि आपका वाटर चला जाता है कैथोड के ऊपर, और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद ये हाइड्रोक्सिल आइंस में चेंज हो जाता है और साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये तो बड़ी क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद हम आ जाते हैं एनोड के ऊपर। एनोड में अगेन एक मसला बन गया, आपके पास क्लोराइड आइंस भी हैं और हाइड्रोक्सिल आइंस भी हैं। ठीक है, अब हम इस सीरीज के अंदर देखते हैं कि क्लोराइड आपका नीचे है या आपका हाइड्रोसाइड नीचे है, बिकॉज जो चीज नीचे होती है बेसिकली वो आपकी क्या होती है, वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, वो जल्दी ऑक्सीडाइज होती है। क्लोरीन ढूंढते हैं कहां पे है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन तो बहुत ऊपर है, क्लोरीन तो बहुत ऊपर है। और अब ढूंढते हैं हाइड्रोसाइड, हाइड्रोसाइड तो यहां पे है। तो जो चीज जितनी नीचे होती है वो उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है ना, नीचे की तरफ आपकी चीजें ऑक्सीडेशन हो रही होती है और ऊपर की तरफ आपके पास रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो आपके पास कौन सी चीज जाएगी पहले ऑक्सीडेशन के लिए, आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जाने चाहिए। ठीक है, अब हम जाते हैं ऊपर वापस। ये तो काम खराब हो गया, वहां पे भी वाटर चला गया और यहां पे भी अगर आपके पास हाइड्रोक्सिल आइंस चले जाएंगे और हाइड्रोक्सिल आइंस जाके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देंगे तो आपका मकसद तो खराब, मतलब जो मकसद था वो तो पूरा ही नहीं हुआ ना। बेसिकली होता ही है, यहां पे एक नया कंसेप्ट आ जाता है ओवर वोल्टेज का। ठीक है, ओवर वोल्टेज। वैसे तो ये अब थोड़ी सी डिटेल एक कंसेप्ट है ओवर वोल्टेज का, हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ते आ रहे हो ना अभी तक, क्या इसमें ऊपर से आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते थे? नो, ये तो जीरो वोल्टेज के ऊपर होता है, जीरो वोल्ट्स के ऊपर। आप तो इसमें ये करते थे कि एक कैथोड डालते थे, एक एनोड डालते थे, एक सोल्यूशन होता था आपके पास। ठीक है, एक आपके पास प्लेटिनम का कैथोड होता था और दूसरी चीज को आप कंपेयर कर रहे होते थे। ऊपर आपने यहां पे वोल्ट मीटर लगाया होता था जो वोल्टेज चेक करता था। ठीक है, और ये आपके पास वोल्टेज आ रही होती थी। ठीक है, अब ये तो वोल्टेज आ रही है, आपने इसके अंदर पावर सोर्स तो यूज ही नहीं किया, यानी आपने वोल्टेज अप्लाई थोड़ी की है। ये तो वोल्टेज जो है ये तो जनरेट होगी एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या केमिकल रिएक्ट, आप कह दो कि केमिकल एनर्जी जो है ये बेसिकली चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन अभी जो आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप ये करते हो कि इसमें आप खुद एनर्जी सप्लाई करते हो। आप यहां पे वोल्ट मीटर नहीं लगाते बल्कि यहां पे आप सेल लगा देते हो, बैटरी लगा देते हो,
उसकी वजह से क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज आपके जो सेल्स के पोटेंशियल्स है ना ये वेरी कर जाते हैं। और ये जो सेल्स के पोटेंशियल्स है ना, अगर आप, चूंकि ये आपका टोटली आउट ऑफ कोर्स है तो इसके मैं ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, कि जो इस सेल के ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से आपका जो वोल्टेज का डिफरेंस आता है ना, उसे हम कहते हैं ओवर वोल्टेज। ठीक है, तो आपकी जो वाटर की ओवर वोल्टेज है ना वो बहुत ज्यादा है निस्बतन आपके क्लोराइड आइंस की। ठीक है, तो आपके हाइड्रोसाइड की चूंकि ओवर वोल्टेज हाइड्रोसाइड आपके वाटर के अंदर होता है, तो आपके हाइड्रोसाइड्स की इतनी ज्यादा ओवर वोल्टेज है कि वो उधर जाएगा ही नहीं। ठीक है, आपका बल्कि क्लोराइड आइंस जो है ना ये आपके ऑक्सीडाइज होंगे। वो क्लोराइड कैसे ऑक्सीडाइज होगा? ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन आइन के अंदर से अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो तो इसने पहले से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया हुआ होता है ना, तो ये सिंपली क्लोरीन का एटम बन जाएगा। ठीक है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। और अगर आप दो क्लोराइड्स की बात करो तो ये Cl2 गैस की फॉर्म में निकलेगा और ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे निकल जाएंगे। और ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिर बाद में यही वाले दो इलेक्ट्रॉन्स जाके वाटर के साथ मिलके कैथोडिक रिएक्शन करेंगे और वहां पे आपकी रिडक्शन हो रही है कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो ये जनाब आपका टोटल सारा कुछ हो रहा है। अब इसके अंदर कुछ हमारे पास इश्यूज आ जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इश्यूज आपके पास क्या होते हैं। सबसे पहला इशू तो आपके पास ये होता है कि जो आपके हाइड्रोसाइड आइंस है ना ये भी कुछ ना कुछ आपके एनोड के पास जाना शुरू हो जाते हैं। और हमारी मर्जी क्या होती है कि एनोड पे ये ना जाएं, बिकॉज एनोड पे हम क्लोराइड आइंस को क्लोरीन गैस में चेंज कराना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अब क्लोराइड आइंस को हम सेपरेट क्यों करना चाह रहे हैं, ये भी इसकी वजह है, बिकॉज अगर क्लोराइड आइंस सोल्यूशन के अंदर होंगे तो वो बेसिकली फिर से सोडियम के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देंगे, जबकि हम क्या चाह रहे हैं कि हम सोडियम हाइड्रोसाइड बनाना चाह रहे हैं। तो हमें ये करना पड़ेगा कि क्लोराइड आइंस को खत्म करना पड़ेगा और हाइड्रोसाइड को वहीं पे रहने देना चाहिए। ठीक है, तो हम एक दरमियान में ना एक सेक्शन बना देते हैं, रुकावट। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? मेम्ब्रेन एक बारीक सी झली को कहते हैं। झली, मेरे ख्याल में इसको झली ही कहते हैं उर्दू में, पता नहीं। आपकी जो मेम्ब्रेन होती है ना ये बारीक सी एक लेयर होती है, कवरिंग होती है। ठीक है, आपकी जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, आपकी कान की भी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये आपकी सारी मेम्ब्रेन्स होती है, बारीक सी एक लेयर होती है। तो बेसिकली ना हम इन हाइड्रोक्साइड्स को और क्लोराइड आइंस को सेपरेट रखने के लिए, या हम आप ये कह लो कि सोडियम आइंस को और क्लोराइड आइंस को सेपरेट रखने के लिए हम क्या करते हैं कि दरमियान में ना एक झली सी लगा देते हैं, बारीक सी। यहां पे एक दरमियान में ना एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं। और ये मेम्ब्रेन हम किस चीज की लगाते हैं? ये हम यूज करते हैं एस्बेस्टस के लिए यूज करते हैं, एस्बेस्टस। ठीक है, अब ये एस्बेस्टस क्या होता है? एस्बेस्टस बड़ी गंदी चीज है, ये गंदी बात है, इसको नहीं डिस्कस करना। ये एस्बेस्टस जो है ना ये क्यों गंदी है ये भी आपको समझ आ जाएगा। ये आपके पास ये चीज होती है और ये सबसे सिंपल एस्बेस्टस है आपके पास। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आप इंटरेस्टेड हो गए इसको समझने के लिए कि एस्बेस्टस क्या होता है। एस्बेस्टस फिर भी मैं आपको चले एक लाइन में बता देता हूँ। ये आपके पास सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकॉन के आप कह लो कंपाउंड्स होते हैं जो कि फाइबर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लंबी लंबी ना तारों की फॉर्म में फाइबर्स जो होते हैं जिस तरह धागों की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे एस्बेस्टस की एक लेयर लगा देते हो ताकि आपका क्या हो कि इलेक्ट्रॉन्स तो पास करते रहें दरमियान से। ठीक है, और आइंस भी आपके पास करते रहें, यानी सोडियम आइंस भी दरमियान से मूव कर जाएं, लेकिन आपके जो बड़े आइंस हैं ना हाइड्रोसाइड के आइंस हैं और इस तरह ये पास ना करें। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए आप क्या करते हो कि आप एस्बेस्टस यूज करते हो। तो अब हम देख लेते हैं, चूंकि हम पूरे प्रोसेस की स्कीमेटिक्स देख चुके हैं कि ये जो आपके पास है प्रोसेस ये देखने में कैसा होता है असल में। ये आपका अगेन एक स्कीमेटिक है। देखो आपके पास यहाँ पे स्टील का कैथोड है और आपके पास यहाँ पे कार्बन का एनोड है, कार्बन और टाइटेनियम। ठीक है, और क्लोराइड आइंस जो है वो यहाँ पे जाएंगे और साथ में क्लोरीन जनरेट करेंगे। ठीक है, और ये क्लोरीन यहां से सेपरेट आउट हो जाएगी, इस कंपार्टमेंट से बाहर निकल जाएगी। दरमियान में आपने देखो इसका एक मेम्ब्रेन लगाई हुई है और मेम्ब्रेन को उर्दू में इंग्लिश के अंदर हम डायफ्राम भी कहते हैं। हाँ, मजे की बात, अभी तक आप लोगों ने ये तो पूछा ही नहीं इसको डायफ्राम क्यों कहते हैं। इसको डायफ्राम इस वजह से कहते हैं कि इसमें हमने दरमियान में एक मेम्ब्रेन लगाई हुई होती है। ठीक है,
ये देखें, ये एक जाली की तरह, एक जाली बल्कि एक बेहतर लफ्ज है इसके लिए, जिस तरह जाली होती है ना, ये उस तरह की एक मेम्ब्रेन होती है दरमियान में, ठीक है। ये आपके पास स्पोरस जिसके अंदर सुराख है, डायफ्राम होता है, ये एस्बेस्टस का होता है। पहले पहले ये एस्बेस्टस का यूज होता था और आजकल हम इसको पॉलीमर्स का यूज करते हैं, पॉलीमर से बनाते हैं। जो पॉलीमर से बनता है ना, उस सेल को फिर हम नाम देते हैं मेम्ब्रेन सेल, ठीक है। यानी बेसिकली उसमें मेम्ब्रेन यूज हो रही होती है, इस वजह से उसको मेम्ब्रेन सेल करते हैं। सबसे पहले पहले जो आपका सेल आया था ना, इस सेल का नाम था आपके पास नेल्सन डायाफ्राम सेल, नेल्सन डायाफ्राम सेल, और आजकल हम इसको मेम्ब्रेन सेल नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं पढ़ता था तो मुझे तो यही नहीं समझ आता था कि डायफ्राम सेल क्या अलग चीज है और नेल्सन सेल क्या अलग चीज है। नहीं नहीं, ये प्रोसेस एक ही है, ठीक है। ये मतलब मेम्ब्रेन के डिफरेंस की वजह से उसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जनाब रिएक्शंस हो गए, ये आपके पास स्कीमेटिक हो गया। एक और चीज भी हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। वो चीज आपके पास ये है कि आपके जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है ना, चूंकि हमने कहा कि हमें क्लोरीन गैस को और हाइड्रोक्सिल को भी सेपरेट रखना पड़ता है। ये मेम्ब्रेन का काम ये भी होता है कि ये इन दोनों को भी अलग रखे। अगर ये अलग नहीं रखेगी ना, तो पता है क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और आपके पास हाइपोक्लोराइट आइंस बन जाएंगे, ठीक है। इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, हाइपोक्लोराइट आइंस, ठीक है। तो हाइपोक्लोराइट आइंस आपके पास एक तो बन जाते हैं, और अगर आप ये करो कि इसमें आप वाटर ऐड कर दो, आप इसमें क्लोरीन गैस आपके वाटर के अंदर आप ऐड कर दो, तो बेसिकली आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है, ठीक है। तो आप तो ये नहीं चाहते कि आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कुछ कॉम्बिनेशन टाइप चीज बन जाए, तो इससे भी आप बच जाते हो अगर आप मेम्ब्रेन यूज करो तो, ठीक है। बाकी इसमें आई थिंक सारी चीजें क्लियर हैं इस प्रोसेस की। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब ये फाइनल आपका प्रोडक्ट बनता है ना, ये सारा कुछ करने के बाद फाइनल आपका जो प्रोडक्ट होता है, उसमें आपकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो सिर्फ आपके पास 11% होती है। क्योंकि आप देखो कि हर जगह आपका वाटर भी प्रोड्यूस होता जा रहा है, तो आपका बाकी सारा वाटर होता है। 11% आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, 16% आपके पास सोडियम क्लोराइड, और बाकी आपके पास कितने बच जाते हैं, ऑलमोस्ट 74% या 73% आपके पास जो बच जाता है ना बाकी, वो आपके पास वाटर होता है। फिर आप क्या करते हो कि आप वाटर को कर देते हो बॉयल, आप वाटर को कर देते हो बॉयल, तो बॉयल करोगे वाटर वेपरेट हो जाएगा, और जो पीछे बचेगा ना आपके पास सोडियम क्लोराइड भी सेपरेट आउट होने लग जाएगा उस तरीके से बॉइलिंग से। तो आपके पास क्या होगा कि 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑलमोस्ट आपके पास कुछ अमाउंट उसमें सोडियम क्लोराइड की आपके पास बच जाएगी, ठीक है। तो यूं आपके पास जो हम मैन्युफैक्चर करना चाह रहे थे कॉस्टिक सोडा, वो मैन्युफैक्चर हो गया। कॉस्टिक सोडा मैंने क्यों बोला इसको, चलें बता देता हूँ। कॉस्टिक का मतलब आपको पता है क्या होता है? कॉस्टिक जला देने वाली, भस्म कर देने वाली, खतरनाक, ठीक है, जला देने वाली, ठीक है, जो आपकी चीज को तबाह और बर्बाद कर दे, निस्तो नाबूद कर दे, ठीक है, कॉस्टिक ऐसी चीज होती है। तो ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये आपका कॉस्टिक सोडा होता है। क्योंकि आप कभी ये ट्राई करके देखना घर में, अगर आपको कहीं से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिले, आप अपना हाथ लो, ठीक है, हाथ आपका कैसा होता है, ऐसा नहीं, उंगलियां मैंने थोड़ी छोटी बड़ी बना दी हैं, ऐसा ही होता है हाथ, चले ऐसा ही होता है। आप ऐसा कोई हाथ लो और हाथ के ऊपर ना आप थोड़ा सा ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का ना सोल्यूशन डाल दो, ठीक है, थोड़ा सा, मतलब कुछ कतरे आप यहाँ पे ना हाइड्रोक्साइड के डालो। थोड़ी देर बाद पता है क्या होगा, आपके हाथ के अंदर एक सुराख हुआ होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये कितना कॉस्टिक है, ठीक है। तो आप हरगिज ये रिएक्शन ना करना, अपने हाथ के ऊपर इसको नहीं रखना, ये बहुत ही खतरनाक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप नॉर्मली जब भी कॉस्टिक सोडा को यूज करते हो ना, तो आप बहुत एहतियात से इसको यूज करते हो, बिकॉज ये आपके बर्न्स कॉज करता है, ठीक है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है या आपके अगर बॉडी के साथ इन कंटेक्ट आए तो, ठीक है। सो डेट्स इट फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक और चीज भी चलें आपको बता देते हैं। ये एक्चुअल सेल है ना, ये देखने में कुछ इस तरह का होता है। आपके पास एक ट्यूब होती है इस तरह की ओवल सी, ये कैप्सूल नुमा इसकी शक्ल होती है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि दरमियान में ना आपने वो डाला हुआ होता है जो आपने मैंने कहा था ना ग्रेफाइट का एनोड कार्बन का, और इसके अंदर आपने सोडियम क्लोराइड और वाटर का सोल्यूशन डाला हुआ होता है। सोडियम क्लोराइड और वाटर का सोल्यूशन इसके अंदर होता है, और ये होता है कि आपके ना इधर इस जगह पे बारीक सी एक लाइनिंग होती है यूं करके, ये जो पर्पल सी मैं बना रहा हूँ ना अंदर,
ये एक लाइनिंग होती है, ये पूरे के ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है, ठीक है। और ये जो लेयर होती है ये आपकी कैथोड होता है बेसिकली, और ये जो कैथोड आपका सर्व कर रहा होता है ये आपका सॉरी ये कैथोड नहीं होता, ये आपका एस्बेस्टस होता है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये आपका एज अ डायफ्राम एक्ट कर रहा होता है, ये रुकावट बना हुआ होता है। और ये जो साइड पे आपकी इस बॉडी है ना इस कैप्सूल की, सॉरी ये कलर इसका चेंज कर देते हैं, ये जो आपकी बाउंड्री है कैप्सूल की ये आपकी स्टील की होती है, ठीक है। और ये आपकी स्टील की बॉडी होती है, और ये जो बॉडी होती है ये बेसिकली आपका एज अ कैथोड एक्ट कर रहा होता है, और ये जो ब्लू वाली मैंने अंदर डाली है ये आपका एनोड होता है, ठीक है। और जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना तो वो इधर कैथोड के ऊपर बनता है, कैथोड के ऊपर आपका सोडियम और हाइड्रोक्साइड के आयन्स आपस में मिल रहे होते हैं। तो ये वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ना ड्रॉप करके नीचे गिरना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपकी एस्बेस्टस जो होती है वो तो आपकी बारीक बारीक लाइंस परफोरेटेड होता है ना, तो आपके नीचे एक कंटेनर होता है जिसके अंदर ये सारा कुछ गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आपके पास जो क्लोरीन गैस बनती है वो आप यहाँ से सेपरेट आउट कर लेते हो, ठीक है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी एक्चुअल सेल की शेप होती है ना, सेल की जो शेप होती है या इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है वो वेरी करती है। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से बनाओ। आप अगर यही रिएक्शन घर पे करना चाह रहे हो तो आप जरूरी नहीं है कि एक कैप्सूल बनाओगे और आप उसके अंदर यूं एक एनोड डालोगे और कैथोड डालोगे। आपको जैसे इजी लगता है आप करो, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो क्लोरीन गैस बन रही है ना ये बहुत टॉक्सिक होती है, ठीक है। तो इससे आपने बच के रहना है और आपने बस और किसी चीज का इसमें नुकसान नहीं होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर के चूंकि हम लोग एंड पे आ चुके हैं, हम लोग इंपॉर्टेंस अगेन डिस्कस करेंगे अल्कली मेटल्स की और इनके कंपाउंड्स की, जिसके अंदर हम लोग एक तो जिप्सम को डिस्कस करेंगे, ठीक है, दूसरा हम लाइम को डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग कुछ देखेंगे इनके एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल आप पोटेशियम को, लिथियम को डिस्कस करेंगे कि आपने देखा होगा कि लिथियम आयन बैटरीज होती हैं लैपटॉप्स की, तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं उसके लिए लिथियम। और हम देखेंगे कि जिप्सम जो है ये कहाँ पे और कैसे यूज़ होता है। फिर आपने एक प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा हुआ होगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।